welcome to the Shelf Life at the Tribune. I'm Chandrasuta Dogra. I have with me someone who has spent the better part of her life digging into old records, documents, archives. She's a former deputy director of Haryana Archives and now a senior academic fellow at the Indian Council for Historic Research. But she's here today to discuss a fascinating book, Jallianwala Bagh Ki Karahein, Pratibandhit Hindi Sahitya, published by Rajkamal Prakashan. As the name suggests, the book is based on banned literature. Most of it, all of it, during the British rule. These were proscribed writings written by ordinary people, little known writers who had given expression to their anger, their frustration, their pain at the brutalities which they suffered during the British rule, mostly during the aftermath of the Jallianwala Bagh massacre on 13th April 1919. Now, the book comprises of 9 odd chapters, which is actually plays, poems, dohe, thumri, lavani, kavali, etc. There's a variety of genres which you can find over here. And as Rajwanti ji writes, यह जनता द्वारा जनता के लिए लिखा गया है जो ऑलमोस्ट एक सदी के लिए छिपा रहा। ये जो साहित्य है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको बैन करके और सीधा इंडिया रिकॉर्ड्स ऑफिस लंदन में पहुंचा दिया और वहाँ पर ये सड़ता रहा जब तक इन्होंने जाके वहाँ पर निकाला, उसको देखा, परखा और इसको एक किताब की शक्ल में मेन जो इसमें रचनाएं हैं उसको एक्सप्लेन भी किया है, उसका बैकग्राउंड भी दिया है और यहाँ पर है भी। और इसमें एक खास बात ये है कि ये जो त्रासद परेशानियों को कलमबद्ध किया है, इसका जोखिम बड़े बड़े साहित्यकार भी नहीं उठा पाए जो इन आम व्यक्तियों ने किया है। सो राजवंती जी, ये आपकी शायद 8वीं या 9वीं किताब है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि कुछ ये बताइए कि जलियांवाला बाग क्या है। शायद जिस शक्ल में हम उसको अब देखते हैं वो पहले वो चीज़ नहीं थी। और दूसरा, आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं जलियांवाला बाग के ऊपर ही जो ये बैंड लिटरेचर, मुझे वहां से, आपके पास तो बहुत कुछ था लेकिन आपने इसी के ऊपर फोकस किया। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये उस रूप में है ही नहीं, ये जलियांवाला बाग की शक्ल में है ही नहीं कोई कंपनी बाग जैसा या चहलकदमी के लिए। यह तो जलियांवाला बाग दरअसल रणजीत सिंह के एम्पायर में एक वकील थे, उन वकील का नाम हिम्मत सिंह था, उनकी निजी प्रॉपर्टी थी। ये 7-8 एकड़ का अनइक्वल सा जमीन थी, पूरा रकबा 7-8 एकड़ का वो खाली था। वहां पेड़ पौधे थे, गाय भैंस चरती थी, कुआं था, कूड़ा वगैरह भी फेंक लिया करते थे। तो ये हिम्मत सिंह, क्योंकि जलिया गांव से उनका ताल्लुक था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग कहा गया। जी, दूसरा, आप जर्नी बहुत लंबी चली है। करीबन 3 दशक 90s के दौर में हम आर्काइव्स में आए थे और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, क्योंकि आर्काइव्स में मेनली इंग्लिश डॉक्यूमेंट हैं इस दौर के, फ्रीडम मूवमेंट के दौर के, तो उसमें अंग्रेजी ही डॉक्यूमेंट थे। तो लेकिन हिंदुस्तानी वहाँ एक रहती थी कि हिंदुस्तान का क्या था। तो एक नज्म, एक डॉक्यूमेंट में हम अक्सर लगाते थे उसको एग्जीबिशंस में, कहीं कॉलेज में, कहीं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो पॉपुलर भी, हमें लोग भी पसंद करते थे उसको और हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वहाँ एक नज्म का एक टुकड़ा दिया हुआ था, एक कपलेट, शहीदों के खून का असर देख लेना, बहा दे मिटाएंगे जालिम का घर देख लेना, किसी के इशारे के मुंतजिर हैं, बहा देंगे खून की नहर देख लेना। तो ये डॉक्यूमेंट हम हर बार प्रदर्शनियों में, एग्जीबिशन में लगाते थे, क्योंकि लगता था कि यही हिंदुस्तानी वर्जन है। और उस डॉक्यूमेंट को ब्रिटिश हुकूमत, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने राष्ट्र विरोधी बोल दिया कि ये राष्ट्र विरोधी है। और ये क्योंकि ये पढ़ी जाती है लाला
काशीराम सोनीपत के म्युनिसिपल कमिश्नर एक जुलूस में भाग लेने जाते हैं तो वो ये नज्म पढ़ते हैं तो उसको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये जोशीली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नज्म जो उनको 4 लाइनें नहीं बर्दाश्त हुई, तो वो बहुत स्पष्ट था, मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई जब 4 लाइनों के रचयिता कौन है मुझे नहीं मालूम, कहाँ छपी, कैसे ये प्रतिबंधित या जब्त हुई। वो कहते हैं कि ये जब्त शुदा नज्म जो है ये आपने पढ़ी है और ये राष्ट्र विरोधी है। वो कहते रहते हैं कि नहीं, ये राष्ट्र विरोधी नहीं है और ना ही अभी तक वो किताब जब्त हुई है। तो लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, पद से हटा दिया जाता। तो ये तब से मेरी जर्नी थी कि इस रिकॉर्ड में ही हिंदुस्तानी वर्जन है, क्योंकि इसके कारण ही एक तरह से लोगों का इसमें श्रेय है। तो इस लिटरेचर की इसलिए खोज शुरू हुई क्योंकि यही हिंदुस्तानी भावना का प्रतीक था, इसमें जोश था, वार्निंग थी अंग्रेजों के लिए। प्रिंटिंग प्रेस इसीलिए वार्निंग थी, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए प्रिंटिंग प्रेसेस को जब्त कर लिया जाता, पब्लिशर पे जुर्माने, सजाएं और यातनाएं दी जाती। तो ये, और इसको तुरंत जब्त करके इंडिया ऑफिस भेज दिया जाता। और एक और बताऊं कि ये आजादी के भी 20 साल तक इसको खोला ही नहीं गया, इसको कॉन्फिडेंशियल सीरीज में डाल के यूं के यूं ताला बंद रखा गया। ये तो 70s में इसके कैटलॉग्स बनाए गए और 80s में जाके ये रिसर्चर्स के लिए खोला गया और अब ये खुला है। जी। अच्छा, आपकी इसमें किताब में बार बार, चाहे कोई कविता खोलो या कोई नाटक खोलो या कोई वैसे भी कोई बुकलेट है, उसमें बार बार एक रतन देवी का जिक्र आता है। और किताब में आप एक फोटो भी वहां से लेके आई हैं लंदन से, जो आपने इसमें छापी है। थोड़ा सा बताइए कि रतन देवी कौन थी, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। आई थिंक जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, वो ये एकमात्र व्यक्ति रही हैं जिन्होंने पूरी जी रात वहाँ जलियांवाला बाग में जब मैसेकर हुआ, और ये वहीं पर एक किस्म से कैदी हो गई, ट्रैप हो गई क्योंकि कर्फ्यू। थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। जी, ये रतन देवी दरअसल आई विटनेस भी रही है। आई विटनेस क्या, उस लाशों के ढेर में ये अकेली जिंदा शख्स सारी रात रही है। और ये वहीं के अमृतसर के ही लाला पदम सिंह की विडो कह सकते हैं या उनकी पत्नी थी, जिसको, और ये क्योंकि बची रही थी, इसका जब जलियांवाला बाग का ये मैसेकर हुआ तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत लोगों का दबाव पड़ा, तब उन्होंने एक हंटर कमेटी स्थापित की। और हंटर कमेटी पे भी लोगों का यकीन नहीं था, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग का है ये धोखाधड़ी का ही नतीजा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया और इन्होंने वायदा किया था कि हम आजादी की तरफ बढ़ेंगे। तो धोखा ये पहले खा चुके थे, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन पे भी लोगों का कम भरोसा था। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक सब कमेटी बना ली थी और उसमें मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और गांधी जी और चित्तरंजन दास और बहुत जनप्रतिनिधि जो थे वो इसके मेंबर्स भी थे। तो उनके सामने ये बयान दिया गया है रतन देवी के द्वारा। वो थोड़ा बयान सा में पढ़ थोड़ा सा दीजिए, कहो तो थोड़ा सा आपको पढ़ पढ़ देती हूँ। दीजिए। जी जी, हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ, पढ़ दीजिए। थोड़ा सा पढ़ती हूँ। वो कहती है कि मैं अपने घर में लेटी हुई थी, मैंने गोलियों की आवाज सुनी, क्योंकि मेरे पति उसमें गए हुए थे, इसलिए मैं हड़बड़ा कर उठी और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं बाग की तरफ दौड़ी और उनके साथ उनकी 2 पड़ोसने भी उनके साथ थी। तो वहां जाके वो कहती हैं कि हम 8 बजे से पहले वहां पहुंच गई थी, मैंने वहां लाशों के ढेर देखे और मैं अपने पति को उन लाशों के ढेर में ही खोज रही थी, जो मुझे एक ढेर में ही दिखाई दिए। वह स्थान खून और लाशों से भरा हुआ था। कुछ समय बाद लाला सुंदरलाल के दोनों बेटे भी वहां आ गए। मैंने उनको लाश उठाने के लिए चारपाई लाने को कहा और उन महिलाओं पड़ोसियों को भी भेज दिया।
लेकिन क्योंकि 8 बजे कर्फ्यू चालू हो जाता था तो वो आ नहीं सके और वो अंदर बाग में ट्रैप रहती है। तो वहां एक सरदार जी आते हैं, तो उन सरदार जी से कहती है, मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पति की लाश को सूखी जगह रखवा दे वो। तो उन्होंने सर की तरफ से पकड़ा और मैंने उनके पाँव की तरफ से पकड़ा और हमने सूखी जगह रख दी। मैंने उसके सर के नीचे एक लकड़ी लगा दी और एक और डंडी मुझे मिल गई। मैं उसको कुत्तों को हटाने के लिए मैंने उसका काम किया, क्योंकि लाशों पर कुत्ते आ रहे थे। तो भैंस भी वहां जीवन और मृत्यु से लड़ रही है। तो एक छोटा बच्चा वहां गहरे संताप में है। वो मुझे कहता है आप ना जाएं छोड़कर मुझे। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, और मैंने उस पर कपड़ा डाल दिया। शायद उसे सर्दी लग रही थी। तो एक सुल्तान गांव का जाट भी दीवार के साथ पड़ा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और उसका पैर उठाने को कहा। मैंने उठाकर उसके खून से निचुड़ते कपड़ों में उसके पैर को उठाया। और सुबह 6 बज गए थे। लाला सुंदरलाल के दोनों पुत्र जो है वहां चारपाई लेकर आ गए और वो लाश को लेके चले जाते हैं। कुछ और लोग भी आ गए, सबको अपने अपने की तलाश थी। मैं अपने पति की लाश लेकर आई। कुत्तों के भौंकने और गधों के रेंगने और लोगों की पीड़ा युक्त कराहटों के बीच लाशों के जंगल में बिताई उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत तो ही ये उनका जी। मतलब एक तरह से वेल, बयान कहे या ये यस। एक इस त्रासदी का एक सच्चा विवरण जी। ये हमें मिलता है और ये इस किताब में आया है। रतन देवी पे उसके बाद एक कविता लिखी गई बड़ी लंबी, जो हिंदी के पत्रिका थी, पॉपुलर मैगजीन थी प्रभा, 1920 में, ये दिसंबर में वहां वहां पब्लिश हुई। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो भगत सिंह के साथ रहे, उनका भी संबंध रहा, क्योंकि वो भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में उन्होंने कुछ दिन काम किया था। तो ये उसी तरह के लोग थे, ये जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे गणेश शंकर जी। तो उन्होंने इसको छापा। जी। अच्छा, आपने ये भी लिखा है कि जैसे ही ये मैसेकर हुआ, गोलीबारी, और इसके बाद जनरल डायर ने इस खबर को दबाने की कोशिश की कि ये बाहर ना जाए। पहले तो कर्फ्यू लगा हुआ था और ऊपर से डॉक्टरों को, जो अंग्रेजी डॉक्टर थे, उनको तो मना ही कर दिया था कि आप तो जो इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, उनका इलाज ही नहीं करोगे। तो आधे लोग तो इसलिए भी मर गए कि उनको इलाज ही नहीं मिला। और वो सड़क भी बंद कर दी थी। अगर वो सड़क पे कोई जाता, जो गली जलियांवाला बाग तक जा रही है, उसमें सिर्फ रेंग के जाना अलाउड था, जी। वैसे नहीं। इसमें शायद आप एक फोटो भी लेके आई हैं, जिसमें जी। देख सकते हैं कि देखिए, एक जी। जी। और जी। साथ में कुछ बिल्कुल। पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं। तो ये बताइए, आपको कैसे ये मालूम हुआ कि ये दबाने की कोशिश है और बाहर ये खबर गई ही नहीं? इंग्लैंड में ये बहुत महीनों के बाद में खबर पहुंची है, जो अप्रैल 13 की घटना हो चुकी है। जी। दरअसल ये जब मैं इस साहित्य को, बैंड लिटरेचर की खोजने की मेरी शुरुआत हुई थी, तो लगातार ये मैं देखती आ रही थी यहाँ की आर्काइव्स में, राष्ट्रीय हमारी जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है उसमें, और उसके बाद में जब लंदन पहुंची तो वहां मुझे काफी कुछ मिला इस बैंड लिटरेचर पे। क्योंकि वो सारा का सारा लगभग मेजोरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, जो जिसमें उनको रेसिस्टेंस दिखता है या उसमें उनको वार्निंग है एक तरह से, और वो लोगों तक पहुंचने की उनकी रोकने की कोशिश थी। तो ये सारा वहां मुझे मिला, ये वहां जाके डंपी किया है इन्होंने। तो वहां पे मुझे लगा कि यहाँ के न्यूज़पेपर क्या कहते हैं। तो न्यूज़पेपर्स की खोज के लिए मैंने उनके जो न्यूज़पेपर सेक्शन था उनका माइक्रो फिल्म के रूप में उन्होंने रखा हुआ है सभी अखबारों को। तो मैंने कुछ मेन अखबार जो थे, जैसे टेलीग्राफ उनका, द टाइम्स, द मैनचेस्टर गार्जियन, इनकी माइक्रो फिल्म जलियांवाले की जो घटना है 13 अप्रैल से,
उसके बाद के मैंने अप्रैल से लेके सितंबर तक के अखबारों की इनकी पूरी माइक्रो फिल्म रील जो मैंने देखी, कहीं जिक्र जलियांवाला बाग का नहीं मिला। वो अंग्रेजों की सेफ्टी को लेके हैं, जो कि वहां घटना हुई थी पंजाब में, 5 अंग्रेजों को मार दिया था, उसकी खबर मिलती है। उसकी सेफ्टी की बहुत चिंता होती है, उसकी खबरें मिलती हैं। और सब मिलता है। दंगे हो रहे हैं, इनको दंगों की तरह शायद ट्रीट किया था, लेकिन ये दंगे बिल्कुल नहीं थे, ये तो सोची समझी मास किलिंग थी। तो वहां इस तरह मुझे लगा कि भाई इनके अखबार तक यह खबर नहीं पहुंची। और ये पाया मैंने कि ये वही ऑफिशियली जो खबर भेजते थे वो वहां वही छपती थी। तो ऑफिशियली इन्होंने खबर भेजी ही नहीं वहां कि हमने इतना बड़ा कांड कर दिया है। ये तो लोगों का यहाँ रोष बढ़ा। और जब हंटर कमेटी बनाई, और जब इनको हंटर कमेटी के सामने अपने को इनोसेंट साबित करना था जनरल डायर को, तो उनको प्रूफ देने पड़े कि मैंने ये किया है, एडमिट करना पड़ा कि मैंने ये किया है। तब जाके ये खबर वहां पहुंचती है, इंग्लैंड में पहुंची है। हाँ तब जाके पहुंचती है। और तब ये गिल्टी महसूस, इनको गिल्टी करार दिया जाता है जुलाई 1920 में। जी जी। और एक और बात यहाँ मैं बता दूं चंद्रसूता जी, कि 1920 में जब इनको दोषी करार दे दिया जाता है, तो इंग्लैंड में इनके लिए एक पूरी मुहिम चलाई जाती है। क्योंकि जो पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स वो तो अगेंस्ट था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें पैसे वाले लोग थे वो इनको फेवर कर रहा था। और वहां बकायदा एक अखबार जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर था, द मॉर्निंग पोस्ट, मॉर्निंग पोस्ट ने तो इनके लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी थी। और फंड रेजिंग पूरे ब्रिटिश एम्पायर में लोगों से फंड इनको, ताकि ये क्योंकि इनको दोषी करार करके इंग्लैंड भेज दिया गया था, तो इनके जीवन के लिए, इनके बेनिफिट के लिए, इनके कंफर्ट के लिए फंड रेज किया गया। और मैं बताऊं कि 26,000 पाउंड्स इकट्ठे किए गए। और रुडयार्ड किपलिंग ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने 10 पाउंड अपनी तरफ से दिए इस फंड के लिए। जी जी अच्छा। एक सबसे पहले जो आपने नाटक इसमें प्रस्तुत किया है वो है जख्मी पंजाब, जो लाला कृष्ण जी चंद जेबा ने 1922 में लिखा है और ये लाहौर से प्रकाशित हुआ है। ये शायद एकमात्र नाटक है कॉलोनियल टाइम्स का विच इज़ बेस्ड ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर। बहुत लंबा है, कई एक्ट्स हैं इस नाटक में, लेकिन रचनाकार ने अपनी ही इंट्रोडक्शन में लिखा है, उसको पता था कि शायद इसको कभी स्टेज ही नहीं कर पाएंगे, देखिए ये तो पता नहीं कभी स्टेज होगा या नहीं, ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने। अ, इसमें ब्रिटिश सरकार का दमन, प्रताड़ना और पाबंदियों का सिलसिला और तेज हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में। और ब्रिटिश शासन ने जब ये इतना कुछ पैम्फलेट्स जा रहे थे कंट्री साइड में, और ये इस तरह का लिटरेचर जो उनको लगता था भड़काऊ लिटरेचर है, तो इन्होंने सब कुछ उठा के बैन करके और इंग्लैंड पहुंचा दिया जैसे। और जख्मी पंजाब उनमें से एक रचना है। थोड़ा सा इसमें जी। बताइए कि इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है जेबा साहब ने। जेवा साहब ने इसको मतलब इसको संक्षेप में बता दूं, क्योंकि ये घटना 100 साल पहले की है। मैंने जलियांवाला बाग को 105-6 साल हो चुके हैं। ये घटना 100 साल पहले की, यानी कि 1 सेंचुरी पहले का हमारा समाज है, समाज के लोग हैं, समाज की व्यथा है उनकी। और इसमें राजनीतिक गुलामी जो है उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। उसमें कॉलोनियल रूल की जो ज्यादतियां हैं, जो जुल्म है, उसको बहुत हाईलाइट किया गया। क्योंकि जलियांवाला बाग मेरे ख्याल में मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट है ये इतिहास में, कि जब निर्दोष लोगों की जाने ली हैं तुमने, मास किलिंग की है। तो ये मैसेकर जो है सबसे बड़ा जुल्म उन्होंने किया है, इसकी खूब उन्होंने निंदा की है इसमें।
और ये पूरी तरह से ट्रेजिक ड्रामा है, जिसमें इस नरसंहार को अपना विषय बनाया। एकमात्र ही ऐसा है क्योंकि जलियांवाले बाग के मैसेकर को उन्होंने अपना विषय ही उसको बनाया है। तो इसमें यहाँ के जो लीडर हैं, जैसे गांधी हैं, पटेल हैं, आजादी की तड़पन है, आजादी एक अपने आप में एक पात्र बना दिया है, भारत एक गुलाम देश अपने आप में एक पात्र बना दिया गया है। तो डायर है, ओ डायर है, इनके जुल्म है, अंधेरी रात है, रतन देवी है, मदन है, ये सब चीजों को इसमें इतना इतना उनका टचिंग और पायनेंट डिपिक्शन है कि ये नाटक हमें पूरी की पूरी स्थिति से अवगत करा देता है कि उस दौर में क्या रहा था, पूरा समाज, पूरी संस्कृति, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा सब कुछ। जी जी। अच्छा, एक और है जिसका नाम है शीर्षक पंजाब का खून। इसके रचनाकार हैं कवि दास। ये एक्चुअली 22 कविताएं हैं खाली। और इन्होंने कवि दास जी ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये जो आपको मिला था कि ये सेकंड एडिशन है, और जो पहला एडिशन था कहते वो 2 महीने में ही खत्म हो गया था, और लोगों ने उसको इतनी जोश से और पढ़ा। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो इस तरह की राइटिंग्स थी, क्या शक्ल थी इनकी, और किस तरह से छुप छुप के ये डिस्ट्रीब्यूट होती थी, छपती थी, क्योंकि पता था कि ये जब्त हो जाएंगी, और लोगों का अपना एक्सप्रेशन भी था, और ये आम जनता का, नॉट कोई बहुत बड़े साहित्यकारों का नहीं है। थोड़ा सा बताइए। जी जी। देखिए, ये पब्लिकेशन किस तरह वो बाहर ले आते थे, ये तो एक अपने आप में ही इतना साहसिक कदम है कि वो लिख भी रहे थे और अपने नाम से लिख रहे थे, पब्लिशर अपने नाम से छाप रहे थे, प्रिंटर्स का नाम कई बार आता है, वो अपना नाम के साथ इतने प्रताड़ना के बाद, इतने जुल्म के बाद अपने नाम और के साथ ये काम को जाहिर कर रहे थे। ये अपने आप में ही बड़ा प्रेरक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, किताबें क्या है कि किताबों के जो प्रकाशन हुआ है, जो पब्लिकेशन हुई है, वो कोई बड़े शहरों से नहीं हुई है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वहां लगाई जाती जहां पहुंचने में थोड़ा सा दूर हो। तो इन किताबों को आप जितनी भी मैंने इसमें शामिल की हैं, तो इनमें कोई बनारस में छपती है, कोई काशी में छपती है, कोई लाहौर में छपती है, ये जो जख्मी पंजाब है लाहौर से छपता है, अमृतसर से छपती है, हाथरस जैसे शहर से छपती है। तो ये छोटे शहरों से छपती थी और बहुत पतले से कागज पे, बिना किसी सजावट के या बिना किसी बहुत अच्छी जिल्द बना दिया, कवर पेज बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। सीधे उनका काम था मैटर को, इन रचनाओं को सामने लेके जाना लोगों के, वो कैसी छपी हैं, कितनी सुंदर दिखती है, वो उनका उद्देश्य नहीं था। क्योंकि ये साहित्य का महत्व इसमें कही हुई बातों से है, इसकी दिखावट से नहीं था। और ये लोगों ये रचनाएं उनको पता था कि ये तुरंत ही बिक जाती थी और तुरंत लोग इसको कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, ताकि इनको पता था कि ये सारी चीजें कानून के तहत इन्होंने बैन करना शुरू कर दिया था। हम 1910 का एक्ट में इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ही ये पावर दे दी थी कि वो इस तरह के साहित्य को कब्जा कर लें, एक्शन ले लें। पुलिस को थी कि कोई किसी को भी आप देश विरोधी बता के आप जब्त कर सकते हैं, पुलिस को भी अधिकार था कि वो कोई भी उठा ले। तो ये बहुत छोटे शहरों से मतलब छोटी क्वालिटी की प्रिंटिंग प्रेसिस में छपती थी और बहुत पतले कागज पे 16 या 24 पेजों की ऐसी ही किताबें छपती थी, ताकि उनको हैंडलिंग उनकी आसान रहे। जी। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है गौरांग गुणानुवाद। ये जी एक सरकास्टिक टाइप का, सिर्फ 52 लाइंस का ये रचना है। और जी जी इसमें ये लिखा गया है, आप ही ने शायद लिखा है, कि रचनाकार का उद्देश्य कविताएं करना कतई नहीं था।
वो आम जनमानस की भावनाओं को अभिव्यक्त दे रहा था तथा प्रशासन को आईना दिखाने की गरज से लिख रहा था। और ये जी एड्रेस भी किया हुआ है ब्रिटिश रूल को। और हालांकि गौरांग गुणावाद का मतलब तो होता है मैं गोरों बता के दूंगी। गुण। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा बताइए कि ये इतना क्योंकि सरकास्टिक। मुझे लग रहा है आपकी हिंदी, आप मेरे साथ हिंदी में चल रही हैं, आपकी हिंदी है नहीं उस तो ये गौरांग गुणानुवाद का यही है कि गोरों के रंग, जो गोरे अंग वाले थे उनके ही गुणों का इसमें बखान किया गया है। और ये 52 लाइन, जैसे 52 लाइन्स की आपने बताया, ये कविता है, सरकास्टिक है, कटाक्ष है इसमें, बहुत जबरदस्त है इसमें। एब्यूसिव कह सकते हैं, अशिष्ट कह सकते हैं, अनसिविल कह सकते हैं, लेकिन इसका ये दिखाता है कि कितना एंगर था लोगों में, कितना पेन था, कितना वो हटाने की उनका कोशिश थी कि ये किस तरह है, यहाँ आए हुए हैं, इनको हटाने की। तो वो गालियों तक निकालते हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ब्रूटल किलिंग के सामने गालियां देना तो छोटी बात है। तो वो इसको एड्रेस करते ही हुए, मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ, 2 लाइन। थोड़ा। तो वो अपनी कविता ही शुरू करते हैं अंग्रेजों को एड्रेस करते हुए, तुम दगाबाज, यानी अंग्रेज, तुम दगाबाज, मक्कार, सितमगर, बेईमान, जलिया हत्यारे, दोजख के कुत्ते, खुद गर्ज, बेरहम, बेवफा, बदकारे। तू ही हिंद में बन सौदागर आया था टुकड़े खाने, फिर दौलत देख देख कर मेरी लगे दिल में ललचाने। तो मैंने एक तरह से ये शुरू ही इन लाइनों से होती है कि उनका मकसद क्या था, अंग्रेज यहाँ क्या आए थे और हमारा देश क्या था। यानी हमारे पास तो बहुत दौलत थी, तुम ही हमारे टुकड़े खाने आए हो। जी, ये बहुत अच्छा। कविताओं में ये अक्सर मिलता है। और क्या कहते हैं कि बड़े राइटरों ने इसकी तरफ नहीं अपनी कलम चलाई। एक सुभद्रा कुमारी की जरूर, इसमें हमने 2-3, सुभद्रा कुमारी बड़ा नाम है हिंदी में, तो उनकी जरूर कविताएं मिलती, तो 2 लाइन करके सुना देती हूँ। तो वो बसंत को करती हुई कहती हैं कि आओ प्रिय ऋतुराज, मगर धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना, यहाँ कोकिला नहीं कोयल, यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली है कंटक कंटक कुल से, ये पेड़ पौधे शुष्क हैं अथवा झुलसे, जले हुए हैं या सूखे हुए हैं, और कलियां जो हैं वो कांटे बन गई हैं। तो ये इस तरह का विवरण, उस जलियांवाले बाग का विवरण ये देती हैं। तो बहुत सारे इसमें ऐसे लेखक आए हैं। जी बहुत जानकारी मिली आपसे राजवंती जी। और आपकी किताब आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और मैंने जिनको ये दी भी है, लोग कह रहे हैं इसको, इसकी अंग्रेजी की भी ट्रांसलेशन होनी चाहिए शायद। बहुत बहुत धन्यवाद अनेका। थैंक यू जी, वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।